जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ समंदर के बीचों बीच हैं और अचानक सारा पानी गायब हो जाए। जहां मीलों तक नीला समंदर था, वहां अब सिर्फ कीचड़, मरे हुए समुद्री जीव और गहराई में छिपे वो शिकारी हैं जिन्होंने कभी रोशनी तक नहीं देखी। लेकिन खौफ यहां खत्म नहीं होता। असली तबाही तो तब आएगी जब ये सारा पानी वापस लौटेगा। क्या एक मां अपने बच्चों को उस महाप्रलय से बचा पाएगी जिसने पूरी दुनिया को मिटा दिया है? इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपकी सोच से परे है। कहानी की शुरुआत कैरेबियन ओशन के उस दिलकश नजारे से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ गहरा नीला पानी और सुकून देने वाली लहरें दिखाई देती हैं। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी छोटी सी लेकिन आलीशान बोट पर छुट्टियां बिताने आया है। ये दिन बेन के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। टॉम और जूलिया ने अपने बेटे के इस दिन को यादगार बनाने के लिए समंदर के बीचों बीच आने का फैसला किया था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। बेन और उसके पिता टॉम बोट के पिछले हिस्से में फिशिंग रॉड्स लेकर बैठे हैं, इस उम्मीद में कि आज कोई बड़ी मछली उनके हाथ लगेगी। वहीं जूलिया, जो पानी की शौकीन है, गर्मी से राहत पाने और समंदर का लुत्फ उठाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। वो बोट के इर्द गिर्द आराम से तैर रही होती है, लेकिन तभी अचानक फिजा बदल जाती है। जूलिया को पानी के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे गहराई में कोई बहुत ही विशालकाय साया उसके नीचे चक्कर लगा रहा है। वो डर के मारे पानी की सतह पर इधर उधर देखती है, लेकिन ऊपर सब कुछ शांत है। वो टॉम को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक झटके में कुछ उसे नीचे की ओर खींचता है। इसी समय बोट के केबिन के अंदर लगे दिशा सूचक यंत्र और रडार पागलों की तरह घूमने लगते हैं। सुइयां अपनी दिशा खो चुकी हैं, जैसे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अचानक गड़बड़ा गया हो। टॉम और बेन अपनी मछली पकड़ने की धुन में इतने खोए हैं कि उन्हें ना तो जूलिया की पुकार सुनाई देती है और ना ही बोट के उपकरणों में हो रही हलचल का पता चलता है। जूलिया खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारती है और किसी तरह सतह पर वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि वो बोट से काफी दूर जा चुकी है। यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होती है। जूलिया महसूस करती है कि उसके नीचे का पानी अचानक गायब हो रहा है। समंदर का जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है और पानी पीछे की तरफ यानी कि रिसीडिंग भाग रहा है, जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा छेद खुल गया हो जो पूरे महासागर को सोख रहा है। जूलिया की बेटी कैसी, जो बोट की छत पर हेडफोन लगाकर धूप सेक रही थी, वो भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर है। जूलिया की आवाज लहरों के शोर में दब जाती है। किस्मत से हवा का रुख बदलता है और टॉम को जूलिया की हल्की सी चीख सुनाई देती है। वो जैसे ही समंदर की तरफ देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। जूलिया डूबने की कगार पर है और बोट से बहुत दूर निकल गई है। टॉम बिना एक पल गवाए पानी में कूद पड़ता है। बेन फुर्ती दिखाते हुए बोट का इंजन स्टार्ट करता है और उसे अपनी मां की तरफ मोड़ता है। एक बेहद तनावपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टॉम और जूलिया को वापस बोट पर खींच लिया जाता है। जूलिया थर थर कांप रही है, न सिर्फ ठंड से बल्कि उस खौफ से जो उसने पानी के नीचे देखा था। बोट पर चढ़ते ही टॉम का गुस्सा कैसी पर फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने साफ कहा था कि जब तुम्हारी मॉम पानी में हो तो तुम उन पर नजर रखोगी। कैसी अपनी गलती मानती है और माफी मांगती है, पर वो भी अंदर से डरी हुई है। रात होने को है और वो तय करते हैं कि अब कोई भी बिना बताए पानी में नहीं उतरेगा। वो बेन का बर्थडे केक काटते हैं, लेकिन माहौल में वो पहले वाली खुशी नहीं रही। तभी कैसी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो शहर में है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखता है। वो कैसी से कहता है, तुम्हें तुरंत वापस आना चाहिए। टीवी पर दिखा रहे हैं कि दुनिया के साथ कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। कॉल के दौरान कैसी देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे पूरे शहर की लाइटिंग गुल हो रही हैं और एक गगनचुंबी तूफान इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, सिग्नल पूरी तरह टूट जाते हैं। अब ये परिवार समंदर के उस हिस्से में अकेला है जहां ना तो सिग्नल है और ना ही भागने का कोई रास्ता। शहर में आए उस भयानक तूफान की खबर के बाद कैसी पूरी तरह टूट चुकी थी। टॉम और जूलिया भी अब समझ चुके थे कि ये कोई मामूली मौसम की खराबी नहीं है। टॉम, जो एक अनुभवी समुद्री एक्सप्लोरर था, तुरंत अपनी बोट की सुरक्षा की जांच करने में जुट जाता है। तभी वे एक ऐसी चीज नोटिस करते हैं जो विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन थी। उनकी बोट के इर्द गिर्द दर्जनों शार्क और विशालकाय व्हेल मछलियां एक अजीब से पैटर्न में चक्कर लगा रही थीं।
आमतौर पर ये शिकारी मछलियां एक साथ नहीं दिखती, लेकिन आज वे डरी हुई थीं। टॉम जानता था कि गहरे पानी के जीव तभी सतह पर आते हैं जब पाताल में कोई बहुत बड़ी तबाही मचने वाली हो। अचानक बोट को एक ऐसा झटका लगता है जैसे वो किसी चट्टान से टकरा गई हो। पूरा परिवार बोट के फर्श पर जा गिरता है। टॉम अपनी टॉर्च और डाइविंग मास्क लेकर नीचे के हिस्से की जांच करने जाता है। वो देखता है कि बोट के हल में एक बहुत गहरा डेंट आ गया है, जैसे किसी विशाल शार्क ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया हो। इसी मशक्कत में टॉम का कंधा किसी नुकीली चीज से कट जाता है और खून बहने लगता है। जब वो ऊपर आता है तो जूलिया उसके घाव पर टांके लगाती है। टॉम बहुत ही भारी मन से बताता है कि उस टक्कर ने बोट के इंजन को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। अब वे समंदर के बीचों बीच एक खिलौने की तरह तैर रहे थे, जिसके पास ना दिशा थी और ना ही शक्ति। तभी आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई रेस्क्यू प्लेन या तारा टूट रहा है, लेकिन देखते ही देखते पूरा आसमान आग के गोलों से भर गया। ये मीटियोरॉइड्स जैसे लग रहे थे। अचानक एक विशाल वस्तु उनकी बोट से कुछ ही दूरी पर पानी में गिरती है, जिससे एक बड़ी लहर उठती है। टॉम महसूस करता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स हैं जो धरती पर गिर रहे हैं। इसका मतलब था कि धरती का गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल पूरी तरह बदल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया का संचार तंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपनी जान बचाने के लिए टॉम सबको बोट के सबसे निचले हिस्से में ले जाता है। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। उन्हें बाहर से भयानक चीखने जैसी आवाजें आती हैं। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि बोट के शीशे चटकने लगे थे। तभी एक आखिरी भीषण धमाका होता है और पूरी बोट हिंसक तरीके से हिलने लगती है। दबाव और झटके के कारण पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। जब काफी घंटों बाद टॉम को होश आता है तो उसे सन्नाटा महसूस होता है। उसे हैरानी होती है कि बोट में छेद होने के बावजूद पानी अंदर क्यों नहीं आ रहा। वो लड़खड़ाते हुए डेक पर जाता है और जो नजारा देखता है वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। समंदर गायब हो चुका था। जहां कल तक नीला पानी हिलोरे मार रहा था, वहां अब मीलों दूर तक सिर्फ गीली मिट्टी, मरे हुए समुद्री जीव और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ जैसी आकृति वाली जमीन थी। उनकी बोट अब पानी में नहीं बल्कि समंदर की गहराई में मौजूद एक कीचड़ भरे पहाड़ पर अटकी हुई थी। टॉम अपना कंपास निकालता है और देखता है कि सुई पागलों की तरह घूम रही है। वो जूलिया और बच्चों को बाहर बुलाता है और कांपती आवाज में कहता है, धरती के चुंबकीय ध्रुव पलट चुके हैं। नॉर्थ अब साउथ बन गया है। इस भौगोलिक बदलाव के कारण दुनिया का सारा पानी दूसरी तरफ खिंच गया था। टॉम को एक और खौफनाक बात समझ आती है कि अगर समंदर अब जमीन बन गया है तो जहां पहले करोड़ों लोग रहते थे वहां अब अरबों टन पानी भर गया होगा। यानी शायद वे अब इस धरती पर जीवित बचे आखिरी इंसानों में से एक थे। उसी समय बोट के पुराने रेडियो से एक घरघराहट भरी आवाज आती है। ये नाटो नाम का एक सबमरीन कैप्टन था। वो बताता है कि वो अपनी छोटी सबमरीन के साथ समुद्र तल के एक हिस्से में फंसा हुआ है। नाटो उन्हें सबसे डरावनी चेतावनी देता है। ये शांति सिर्फ एक हफ्ते की है। जैसे ही पोल्स वापस अपनी जगह लौटेंगे, समंदर का सारा पानी एक ऐसी सुनामी बनकर वापस आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। कैप्टन उन्हें अपनी लोकेशन का अंदाजा देता है और कहता है कि अगर वे समय रहते उसकी सबमरीन तक पहुंच गए तो शायद वे इस प्रलय से बच पाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास ना तो मैप था ना वाहन, और उनके पैरों के नीचे एक ऐसा वीरान इलाका था जहां के छिपे हुए खतरों के बारे में कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही टॉम और उसका परिवार उस विराम समंदर के तल पर अपना सफर शुरू करने की तैयारी करते हैं। उन्हें 2 दिन का लंबा सफर पैदल तय करना था ताकि वे कैप्टन नाटो की सबमरीन तक पहुंच सकें। लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही उनकी किस्मत उन्हें एक नया धोखा देती है। टॉम ने देखा कि दूर से एक अजनबी आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी बोट की तरफ चला आ रहा है। वो आदमी देखने में घायल और थका हुआ लग रहा था। टॉम, जो दिल का बहुत नेक था, ने सोचा कि शायद वो भी उनकी तरह इस तबाही का मारा कोई सर्वाइवर है। टॉम पानी की एक बोतल लेकर उसकी मदद करने के लिए बोट से नीचे उतरता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी पानी पीता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। शुक्रिया अदा करने के बजाय वो अचानक एक तेज चाकू निकालता है और टॉम पर हमला कर देता है। जूलिया बोट के ऊपर से ये सब देखकर चीख पड़ती है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती, वो दरिंदा टॉम को कई बार चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है। टॉम अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। जूलिया तुरंत अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन को बोट के कैबिन में लॉक कर देती है। वो कातिल अब उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छुप जाती है।
वो कातिल बोट पर चढ़कर सबसे पहले खाना ढूंढने लगता है। वो इतना भूखा था कि जो भी खाना मिलता है उसे जानवरों की तरह ठूसने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो जूलिया को ढूंढने निकलता है। जूलिया बहुत चतुराई से बोट के उस छेद से निकलकर नीचे छुप जाती है जो मीटियोराइट की वजह से हुआ था। लेकिन कातिल का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। जूलिया को मजबूरी में उस कुत्ते को मारना पड़ता है ताकि उसकी लोकेशन का पता न चले। जब कातिल अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जूलिया को बालों से पकड़कर खींचता है और उसका गला दबाने लगता है। कैसी, जो कैबिन से ये सब देख रही थी, हिम्मत दिखाती है और वही फ्लेयर गन चला देती है जो जूलिया ने उसे दी थी। फ्लेयर की रोशनी और आग से कातिल पीछे गिर जाता है और बोट में आग लग जाती है। इस अफरा तफरी में जूलिया और बच्चे बोट से बाहर निकलकर भागते हैं। बाहर निकलकर वे टॉम की लाश के पास रुकते हैं। बेन रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने जो अपने बर्थडे के बलून्स हवा में छोड़े थे उन्हें देखकर ही वो कातिल उन तक पहुंचा। लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि ये उसका कसूर नहीं है। वे देखते हैं कि वो कातिल अभी भी जिंदा है और जलती हुई बोट से बाहर निकल रहा है। अब उनके पास रोने का वक्त नहीं था, उन्हें कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना ही था। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां टॉक्सिक एसिडिक वाटर भरा हुआ था। जूलिया को पता था कि अगर वे यहाँ से नहीं गुजरे तो कातिल उन्हें मार देगा। वे उस जहरीले पानी को पार करते हैं जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बेन पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुका था। रात हो जाती है और वो एक पुराने प्लेन के मलबे में शरण लेते हैं, लेकिन वो कातिल उनका पीछा नहीं छोड़ता। रात के सन्नाटे में जूलिया महसूस करती है कि वो कातिल प्लेन के पास आ गया है। जूलिया एक आखिरी दाव खेलती है। वो सोने का नाटक करती है। जैसे ही वो कातिल प्लेन के अंदर घुसकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जूलिया मौका पाकर एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से उस पर कई बार वार करती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आखिरकार उनका एक खतरा टल गया था, लेकिन असली चुनौती समंदर की वापसी अभी बाकी थी। कातिल के खात्मे के बाद जूलिया, कैसी और बेन को लगा था कि अब उनका रास्ता साफ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वे उस कातिल की लाश को देखते हैं। वो मंजर इतना विभत्स था कि बेन की चीख निकल गई। किसी रहस्यमयी जीव ने रात भर में उस लाश को अंदर से खोखला कर दिया था। ये इस बात का संकेत था कि जिस समंदर के तल पर वे चल रहे थे वहां वे अकेले नहीं थे। अब उनके पास ना मैप था और ना ही कोई सही दिशा, क्योंकि भागदौड़ में उनका बैग कहीं गिर गया था। जूलिया ने देखा कि बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूख चुका था और शरीर में जान नहीं बची थी। चलते चलते उन्हें दूर एक गड्ढे में पानी जमा हुआ दिखाई दिया। बेन इतना बेताब था कि वो जूलिया के रोकने से पहले ही उस पानी की तरफ लपका और उसे पीने लगा, लेकिन वो पानी नीला नहीं बल्कि मटमैला और जहरीला था। जूलिया ने उसे खींचकर हटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में बेन को तेज बुखार चढ़ गया और वो चलने की हालत में नहीं रहा। जूलिया और कैसी ने मिलकर पत्थरों और मलबे से एक छोटा सा शेल्टर बनाया ताकि बेन को आराम मिल सके। तभी जूलिया को एक अजीब सी क्लिक क्लिक वाली आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हजारों लाखों की तादाद में विशालकाय केकड़े, जो आमतौर पर गहरे समंदर में पाए जाते हैं, उनकी तरफ एक सेना की तरह बढ़ रहे थे। ये कोई आम केकड़े नहीं थे। भूख और पानी की कमी ने उन्हें हिंसक बना दिया था। जूलिया ने तुरंत बेन को अपने कंधों पर उठाया और वे वहां से पागलों की तरह भागने लगे। भागते हुए उन्हें दूर एक विशालकाय कार्गो शिप दिखाई दी जो समंदर सूखने की वजह से वहीं फंस गई थी। उस जहाज पर सैकड़ों लोहे के कंटेनर्स लदे थे। जूलिया ने देखा कि कुछ और लोग भी वहां जीवित थे जो जान बचाने के लिए उन कंटेनर्स के भीतर छिपे हुए थे। जूलिया ने कंटेनर का दरवाजा पीटा और चिल्लाकर मदद मांगी, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे साथ बच्चे हैं। लेकिन अंदर छिपे लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी केकड़ों का वो सैलाब जहाज तक पहुंच गया। जूलिया के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने कैसी और बेन को एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर चढ़ाया। जैसे ही जूलिया खुद ऊपर चढ़ने लगी, एक विशाल केकड़े ने उसके पैर को अपने नुकीले पंजों से जकड़ लिया और गहरा जख्म दे दिया। जूलिया ने दर्द से कराहते हुए उसे लात मारी और किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब रही। उसने अपने घाव को स्कार्फ से कस कर बांधा, लेकिन जहर और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। ऊपर छत से कैसी और बेन ने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। वे केकड़े लोहे के कंटेनर्स को अपने मजबूत दांतों और पंजों से काटने लगे। देखते ही देखते वे कंटेनर्स के भीतर घुस गए। अंदर छिपे लोगों की चीखें पूरे जहाज में गूंजने लगी। वे लोग अपनी बंदूकों और चाकुओं से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते पूरा का पूरा जहाज खून से लाल हो गया। उन कंटेनर्स के भीतर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कैसी और बेन ऊपर दुबक कर बैठे रहे, ये प्रार्थना करते हुए कि काश ये केकड़े ऊपर ना आए। अगली सुबह जब धूप निकली तो केकड़े वहां से जा चुके थे।
जूलिया को होश आया और उसने देखा कि कैसी और बेन नीचे जाकर मरे हुए लोगों के पास से हथियार और थोड़ा बहुत सूखा खाना इकट्ठा कर रहे थे। जूलिया ने फिर से रेडियो चालू किया। कैप्टन नाटो की आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, जूलिया, मेरे पास वक्त कम है, समंदर की लहरें वापस लौट रही हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन बताने के लिए आखिरी फ्लेयर छोड़ रहा हूं। जैसे ही आसमान में लाल रोशनी चमकी, बेन ने उसे देख लिया। वो जगह अभी भी बहुत दूर थी और उनके रास्ते में एक उबड़ खाबड़ चट्टानी इलाका था। जूलिया ने अपने जख्मी पैर के साथ लंगड़ाते हुए चलना शुरू किया। वो जानती थी कि अगर वे अब नहीं पहुंचे तो समंदर की वापसी उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कैप्टन नाटो के छोड़े गए उस लाल फ्लेयर की चमक ने इस टूटे हुए परिवार को एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन ये उम्मीद जितनी सुनहरी थी, रास्ता उतना ही पथरीला। जूलिया का पैर केकड़े के काटने की वजह से सूज चुका था और उसमें जहर फैल रहा था। हर कदम उसके लिए अंगारों पर चलने जैसा था, लेकिन अपने बच्चों को सलामत देखने की चाहत उसे गिरने नहीं दे रही थी। बेन अभी भी जहरीले पानी के असर से पूरी तरह उबर नहीं पाया था, इसलिए कैसी ने अपने छोटे भाई का हाथ थाम रखा था। वे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से धुआं उठा था। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समुद्र के तल की मिट्टी अब दलदल में बदल रही थी। इसका मतलब साफ था, पानी बहुत करीब आ चुका है। टॉम की कमी उन्हें हर पल खल रही थी। कैसी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे डर था कि कहीं वे केकड़े या कोई और शिकारी जीव फिर से उनका रास्ता न रोक ले। अचानक जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये किसी भूकंप जैसा था। देखते ही देखते उनके सामने मौजूद एक ऊंची चट्टान का हिस्सा गिरने लगा। लैंडस्लाइड, जूलिया चिल्लाई। उसने बच्चों को आगे की ओर धक्का दिया, लेकिन खुद का संतुलन खो बैठी। एक विशाल पत्थर जूलिया के पैर के ऊपर आकर गिर गया। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। जूलिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, पर वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कैसी और बेन दौड़कर अपनी माँ के पास आए और पागलों की तरह उस पत्थर को खींचने लगे। कैसी रोते हुए कह रही थी, मॉम, हम आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जूलिया जानती थी कि समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहा है। उसने देखा कि क्षितिज पर बादलों का रंग काला पड़ रहा है और पक्षियों का शोर बढ़ गया है। ये समंदर के वापस आने की पहली आहट थी। जूलिया ने कैसी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत ही भावुक होकर कहा, कैसी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बेन को बचाना है। अगर तुम यहाँ रुकी रही तो हम तीनों मारे जाएंगे। जाओ, उस सबमरीन तक पहुंचो। कैसी ने मना किया, पर जूलिया ने उसे टॉम की कसम दी। बेन अपनी माँ के गले लगकर सिसक रहा था। भारी मन से कैसी बेन का हाथ पकड़कर उस दिशा में भागी जहां पीली सबमरीन का ऊपरी हिस्सा मिट्टी के ढेर में आधा दबा हुआ दिखाई दे रहा था। कैसी और बेन जब सबमरीन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह कीचड़ में सनी हुई थी। उन्होंने उसके लोहे के दरवाजे को जोर जोर से पीटा। अंदर से कैप्टन नाटो बाहर निकला। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उसका आधा शरीर जल चुका था और वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। कैप्टन ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, सबमरीन छोटी है, इसमें सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है और मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। कैसी ने पीछे मुड़कर उस चट्टान को देखा जहां उसकी माँ फंसी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि कैप्टन खुद को कुर्बान करने की बात कर रहा है ताकि जूलिया के लिए जगह बन सके। उधर चट्टान के पास जूलिया ने हार मान ली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन फिर से कांप रही है, पर इस बार ये भूकंप नहीं था। ये आवाज थी हजारों केकड़ों के फिर से वापस आने की। वे केकड़े अब उस दलदल की तरफ बढ़ रहे थे जहां जूलिया बेबस पड़ी थी। जूलिया ने अपनी गन निकाली जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। उसने सोचा कि वो आखिरी वक्त तक लड़ेगी। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। कैसी वापस दौड़कर अपनी माँ की तरफ आ रही थी। कैसी ने चिल्लाकर कहा, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ने नहीं आई हूँ। कैसी ने अपने साथ लाई हुई एक लंबी लोहे की रॉड को पत्थर के नीचे फंसाया और उसे लीवर की तरह इस्तेमाल किया। उधर बेन ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। ठीक उसी पल जब पहला केकड़ा जूलिया के पास पहुंचने वाला था, पत्थर थोड़ा सा खिसका और जूलिया ने अपना पैर बाहर निकाल लिया। वे तीनों बिना पीछे मुड़े सबमरीन की तरफ दौड़े, जबकि उनके ठीक पीछे हजारों केकड़ों का सैलाब और उसके पीछे सैकड़ों फीट ऊंची पानी की एक खौफनाक दीवार बढ़ रही थी। और उन्होंने हैच को पूरी ताकत से बंद करके लॉक कर दिया। अंदर का नजारा भयावह था। सबमरीन छोटी थी और उसमें रेड लाइट जल बुझ रही थी। कैप्टन नाटो एक कोने में पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ जूलिया की तरफ देखा और कहा, शुभकामनाएं, तुम बच गए। इससे पहले कि जूलिया कुछ कह पाती, एक बहुत ही भीषण धमाका हुआ। समंदर की वो विशाल लहर उनकी सबमरीन से टकराई। सबमरीन किसी खिलौने की तरह पानी के प्रचंड वेग में घूमने लगी। अंदर बैठे तीनों लोग दीवारों से टकराकर बुरी तरह घायल हो गए। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि सबमरीन की लोहे की चादरें चरमराने लगी। जूलिया ने अपने दोनों बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया। उसे लगा कि शायद अब उनकी कब्र यहीं बनेगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। वे सब बेहोश हो चुके थे। कई घंटों बाद जब जूलिया को होश आया तो सबमरीन बिल्कुल स्थिर थी। चारों तरफ सन्नाटा था।
उसने कैसी और बेन को जगाया। खुशनसीबी से वे जिंदा थे, लेकिन कैप्टन नाटो दम तोड़ चुका था। जूलिया ने भारी मन से सबमरीन का हैच खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा जाम हो गया था, लेकिन कई कोशिशों के बाद वो खुल गया। बाहर निकलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अब उस समंदर के तल पर नहीं थे और ना ही कैरिबियन ओशन में। समंदर की उस महाप्रलयकारी लहर ने उनकी सबमरीन को मीलों दूर बहा दिया था। वे अब एक शहर के बीचों बीच थे, लेकिन वो शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरी पड़ी थीं और जो खड़ी थीं वे किसी कंकाल जैसी लग रही थीं। उनकी सबमरीन एक ऊंची इमारत की छत के मलबे पर अटकी हुई थी। जूलिया ने दूर तक देखा। जहां कभी इंसानी हलचल होती थी, वहां अब सिर्फ कीचड़, मलबा और सन्नाटा था। ये साफ था कि पोल्स के पलटने और समंदर की वापसी ने जमीन पर मौजूद इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया था। कैसी रोने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका बॉयफ्रेंड और बाकी सब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जूलिया ने अपने बच्चों का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखा। वहां अब भी टूटे हुए सैटेलाइट्स के अवशेष जलते हुए गिर रहे थे। उनके पास अब ना घर था, ना समाज और ना ही कोई मदद, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। जूलिया ने मन ही मन टॉम को याद किया और तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। वे मलबे के इस ढेर से उतरकर एक नई शुरुआत की तलाश में आगे बढ़े। फिल्म का अंत इसी खौफनाक मगर उम्मीद भरे सीन के साथ होता है, जहां एक माँ और उसके 2 बच्चे इस बदली हुई वीरान दुनिया में अपने अस्तित्व की नई जंग शुरू करते हैं।